अगर मैं आपसे कहूँ कि ज़िंदगी में ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ज़्यादा काम करना ज़रूरी नहीं है, तो क्या आप यकीन करेंगे आज हम बात करेंगे एक किताब की जिसका नाम है द 4 Hour वर्क वीक, जिसे टाइमोथी फेरिस ने लिखा है, जो एक अमेरिकन लेखक, शैक्षिक कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट और एंटरप्रेन्योर थे। ये किताब 4 सालों से भी ज़्यादा समय तक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर की सूची में शामिल रही है। यहाँ दिए गए विचार टिम को उस दौरान आए जब वो दिन में 14 घंटे काम किया करते थे। इतना ज़्यादा काम और खाली समय ना मिलने से परेशान होकर उन्होंने आराम करने के लिए 3 हफ्ते के लिए यूरोप दौरे पर जाने का प्लान किया। अपने कामकाजी जीवन से मुक्त होकर उनका यही व्यक्तिगत यात्रा, पर्सनल ट्रिप इस किताब का आधार बना। ये किताब हमें ऐसी जीवन शैली, लाइफस्टाइल के विकल्प के बारे में बताती है जिससे हम पैसे और वक्त की आज़ादी पा सकते हैं। सैलरी के अलावा एक अतिरिक्त आय को क्रिएट करके और ख़ुद को फालतू कामों से बचाकर आप भी अमीरों जैसी ज़िंदगी जी सकते हैं। ये किताब उन सब के लिए है जो जीवन और काम में संतुलन बनाकर खुद के लिए काम करने में रुचि रखते हैं। ये 4 घंटे का वर्क वीक 9 से 5 के जाल से निकलने के बारे में है, जिससे आपको कहीं से भी काम करके सफल होने की आज़ादी मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। इस किताब को 4 अलग स्टेप्स में बताया गया है। डेफिनेशन, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन और फाइनल स्टेप है लिबरेशन। तो चलिए फिर इसको डिटेल में समझते हैं। स्टेप 1, डेफिनेशन। इससे पहले कि हम वो जानें जो हम अपने वक्त और पैसे की आज़ादी पाने के लिए जानना चाहते हैं, लेखक ने इन 4 स्टेप प्रोसेस के बारे में बताया है, जिसे वो DEAL कहते हैं। 1, D फॉर डेफिनेशन। सबसे ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आप क्या करने जा रहे हैं और उसके नियमों को समझें। 2, E फॉर एलिमिनेशन। उसके बाद आपको सब कुछ रीसेट करना है और बेकार है या फालतू चीज़ों को हटाना देना है। 4, L फॉर लिबरेशन। आखिरी में जो आप करना चाहते हैं उसकी आज़ादी। पैसा असलियत में उस आधार पर बढ़ता है कि आप अपने जीवन में कितने W's को नियंत्रित, कंट्रोल करते हैं। What you do, when you do it, where you do it and with whom you do it। यानी कि आप क्या करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करते हैं और किसके साथ करते हैं। असलियत ये है कि आपके पास विकल्प, ऑप्शंस है और यही आपकी ताकत है। अगर आप सिंपल स्टेप्स में को फॉलो करें तो आप देखेंगे कि कम से कम मेहनत और पैसे से आप क्या कुछ पा सकते हैं। और टिम बिलीव करते हैं जितनी मेहनत हम आज कर रहे हैं उससे कम मेहनत में हम और भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। कुछ नियम, द रूल्स। टिम ने यहाँ 10 नियम दिए हैं जिन्हें हमें समझना और दिमाग में रखना है। 1, रिटायरमेंट सबसे घटिया इंश्योरेंस है। रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना आपके प्लान का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आइडिया ये है कि आपका काम इतना मज़ेदार होना चाहिए कि आप बिना रिटायरमेंट लिए काम कर सकें। 2, रुचि, इंटरेस्ट और ऊर्जा, एनर्जी एक साइक्लिक प्रक्रिया, प्रोसेस है। अपनी लाइफस्टाइल को बनाए रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है अपने काम में से अल्टरनेटिव समय पर रेस्ट लेना। ज़िंदगी में छोटी रिटायरमेंट्स प्लान करें। जब आप काम कर रहे हों तो पूरी ताकत से काम करें, फिर जब आप ब्रेक लें तो खुद को ज़रूर आराम भी दें। 3, काम का मतलब आलस नहीं है। लोग ऐसा मानते हैं कि कम काम करने का मतलब है आलसी होना। हमारा समाज ऐसा मानता है कि कड़ी मेहनत करना और देर तक काम करना ही बेहतर है। ये सच नहीं है। आप काम करके भी सफल हो सकते हैं। 4, सही वक्त कभी नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कोई भी ज़रूरी काम करने के सही वक्त का एहसास हो, चाहे वो नौकरी छोड़ना हो, बच्चे पैदा करना हो या घर बदलना हो। आप सही वक्त के इंतज़ार में इन चीज़ों को साइड नहीं रख सकते हैं, क्योंकि शायद सही वक्त कभी ना आए। 5, माफ़ी मांगे, इजाज़त नहीं। आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी गलतियों से सीखना होगा। दूसरे लोगों को ऐसा कोई अवसर ना दे कि वो आपको मौका देने के लिए माना करे। उस काम को पहले करे। अगर वो ठीक से ना हो पाए तो माफ़ी मांगे। 6, ताकत पर जोर दे, कमज़ोरियों को ठीक ना करे। ताकत ज़्यादा शक्तिशाली है और इसका कमज़ोरियों के मुकाबले आपकी ज़िंदगी पर ज़्यादा असर पड़ता है। अपनी हर छोटी कमज़ोरी को ठीक करने की कोशिश न करें, अपनी ताकत को बढ़ाएं। एक कमज़ोरी को सुधारने से सिर्फ नॉर्मलसी आ सकती है,
जबकि ताकत को बेहतर बनाकर महानता आ सकती है। 7. कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा होने पर उल्टा असर करती है, जैसे कि किसी चीज़ का बेहद अच्छा होना, याद रहे आखिरी में वो बोझ बन जाती है। 8. सिर्फ पैसा होना ही हल नहीं है, जैसे कि हमने अभी बताया बहुत ज़्यादा पैसा भी परेशानी बन सकता है। हमेशा पैसा ही हर चीज़ का जवाब नहीं होता है। 9. रिलेटिव इनकम ज़्यादा ज़रूरी है एब्सोल्यूट इनकम से। रिलेटिव इनकम दो चीज़ों का इस्तेमाल करती है, रुपए और समय ज़्यादा घंटे। 10. परेशानी बुरी चीज़ है, परेशानी सिर्फ आपको कमज़ोर और कम आत्मविश्वासी बनाती है। जो कोई आपकी बुराई करता है या आपको गाली देता है, वो ही आपकी परेशानी का कारण है। ऐसे लोगों को ढूंढें जो पॉजिटिव रोल मॉडल्स हैं, जो आपको पुश करे और आगे बढ़ने में आपकी मदद करे। डर ज़्यादातर लोग डर के नाम से बचते हैं। वो ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे ऐसा कुछ है ही नहीं। वो डर को नाकाम करते हैं और पॉजिटिव बने रहते हैं। लेखक ऐसे इंसान का उदाहरण एग्जाम्पल शेयर करते हैं जो खुश नहीं है, फिर भी जॉब छोड़ने से डरता है। ऐसे लोग अपनी नाखुशी को नकारते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि वक्त के साथ उनका काम बेहतर होगा या इनकम बढ़ जाएगी। डर बहुत तरीक़ों से आता है और अक्सर हम इस शब्द का नाम भी नहीं लेते हैं। डर अपने आप में ही डरावना है। टीम यहाँ अपने डर को मिटाने के लिए और ख़ुद को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कदम बढ़ाने के लिए कहते हैं। अपनी बुरी स्थिति, सिचुएशन, सपने का सामना करें, बताएं वो असल में कैसा है, जानें कि सबसे बेकार चीज़ क्या हो सकती है, पहचानें कि आप इस सबसे ख़राब स्थिति, सिचुएशन को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। जो भी आप करने के बारे में सोच रहे हैं उसके अस्थायी, टेम्पोररी और स्थायी, परमानेंट फ़ायदे क्या हो सकते हैं। खुद से पूछिए कि अगर आपको आज ही नौकरी से निकाल दिया जाए तो यहाँ से आप अपने खर्चे कैसे चलाएंगे। उन चीज़ों को समझें जिन्हें करने से आप डर की वजह से बच रहे हैं। इन चीज़ों से बचने से क्या आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, चाहे वो कैसा भी हो, फाइनेंशियल, इमोशनल या फिज़िकल। आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं। ऑथर ने गोल सेटिंग से हटकर एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है, ड्रीम लाइनिंग। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये सुनाई देता है। आपके सभी सपनों को सोचना है और उनको पूरा करना है। ड्रीम लाइनिंग गोल सेटिंग से 3 महत्वपूर्ण तरीके से अलग है। 1. गोल्स सिर्फ एक इच्छा से बदलकर चुने हुए कदम बन जाते हैं। 2. गोल्स को असरदार होने के लिए अनरियलिस्टिक होना चाहिए। 3. ये उन कामों पर ध्यान देता है जिससे वो वक्त भर जाएगा जो काम के हटा देने से खाली हो गया था। करोड़पति की तरह जीने के लिए मज़ेदार चीज़ करने की ज़रूरत होती है, ना कि सिर्फ ज़रूरी चीज़ करने की। ड्रीम लाइन ऑफ क्रिएट करने के लिए टिम की गाइड। 1. आप क्या करते अगर ऐसा कोई रास्ता ना होता है कि आप फेल हो पाते, अगर आप पूरी दुनिया से 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होते। 2 अलग अलग टाइमलाइन रखिए, एक शॉर्ट टर्म 6 महीने और एक लॉन्ग टर्म 12 महीने। इन टाइमलाइन के साथ आपको ऐसी 5 चीज़ें ऐड करनी हैं जिनके आप सपने देखते हैं। 2. सोचिए अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए है, ये आपके सपनों पर कैसे असर डालेगा और ऐसा क्या है जो सुबह उठने के लिए आपको उत्साहित करेगा। 3. होने से क्या होगा, होने को करने में बदलिए। एक ऐसे काम को पहचानिए जिससे ये पता चले कि आपने उसे हासिल किया है। 4. ऐसे कौन से 4 सपने हैं जो सब कुछ बदल देंगे। 4 ज़रूरी सपनों को पहचानें और सोचें कि ये आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकते हैं। 5. इन सपनों की कीमत का पता लगाएं और दोनों टाइमलाइंस के लिए अपनी टारगेट मंथली इनकम का लगाएं। अब अपनी कमाई, खर्चे और मंथ कैश फ्लो के बारे में सोचें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए ज़रूरी टारगेट मंथली इनकम का हिसाब करें। अब अपनी मंथली इनकम को 30 से डिवाइड कर दें, आपकी टारगेट डेली इनकम आ जाएगी। 6. अपने चारों सपनों के लिए 6 महीनों अंदर लेने वाले 3 स्टेप्स बनाएं और पहला स्टेप अभी लें। सपनों को ब्रेक डाउन करके उन पर अभी से काम करना शुरू करें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको ये पहला कदम उठाना पड़ेगा। अगले स्टेप्स और भी एक्साइटिंग होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और लाइक और शेयर करें। स्टेप 2.
एलिमिनेशन इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट इफ़ेक्टिव होने का मतलब है ऐसे तरीके से काम करना जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचने में मदद करे। और कुशल होने का मतलब है किसी भी काम को प्रोडक्टिव तरीके से करना। दिक्कत ये है कि अक्सर प्रभावी इफ़ेक्टिव हो जाना आम बात है, पर यह समझना ज़रूरी है कि किसी ऐसे काम को अच्छे से करना जो ज़रूरी नहीं है, उससे वो ज़रूरी नहीं हो जाता है। इसी तरह किसी काम पर बहुत सा वक्त खर्च करने से भी वो ज़रूरी नहीं बन जाता। दो कानून जिन्हें ध्यान रखना है: 80% आउटपुट का रिज़ल्ट 20% इनपुट से आता है। 80% रिज़ल्ट 20% रीज़न में से आते हैं। रिज़ल्ट का 80% एफ़र्ट और टाइम के 20% में से आता है। कंपनी प्रॉफिट का 80% 20% में से आता प्रोडक्ट्स और कस्टमर के 20% में से आता है। 80% स्टॉक मार्केट का फ़ायदा, 20% इन्वेस्टर्स और 20% इंडिविजुअल पोर्टफोलियो से आता है। पार्किंसंस नियम। पार्किंसन का लॉ कहता है कि किसी को दिए गए वक्त से हमें उसकी अहमियत, इम्पोर्टेंस और जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आती है। ये पास आने वाली डेडलाइन का मैजिक है। अगर आप किसी काम को ख़त्म करने के लिए 24 घंटे का समय देते हैं तो टाइम का प्रेशर आप पर उसे करने का दबाव डालते हैं और आपके पास सिर्फ ज़रूरी चीज़ें करने के अलावा कोई चॉइस नहीं होती है। अगर आप उसी काम के लिए 1 हफ़्ते का समय दें तो आपके पास एक छोटे पत्थर से पहाड़ बनाने के लिए 6 दिन का वक्त होगा। आप इन दोनों में से किसी भी तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और कमाल की बात है कि दोनों टेक्निकली एक दूसरे से ऑपोजिट है। 80/20 रूल कहता है काम के समय को लिमिट करने के लिए ज़रूरी कामों में अपने आप को लिमिट करें। 2 पार्किंसन लॉ कहता है ज़रूरी कामों को करने के लिए काम के टाइम को कम कर दें। सबसे अच्छा तरीका है इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना, और उसको करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कुछ कामों को पहचानना जो ज़रूरी भी हो और आपकी इनकम में कंट्रीब्यूट करें। इन कामों को क्लियर डेडलाइंस के साथ स्केड्यूल करें और उनको बहुत टाइम ना दें। खुद से ये सवाल पूछें। 1 अगर आपको दिल का दौरा आया हो और आपको दिन में 2 घंटे काम करना पड़े तो आप क्या करेंगे? 2 क्या होगा अगर आपको एक और दिल का दौरा पड़े और आपको हफ्ते में 2 घंटे काम करना पड़े तो आप क्या करेंगे? 3 अगर आपके सर पर बंदूक तनी हो और आपको 4/5 काम बहुत वक्त लगने वाले बंद करने पड़े तो आप कौन से काम रोक देंगे? 4 ऐसी कौन सी टॉप 3 काम है जिनको करके मैं ख़ुद को प्रोडक्टिव महसूस करते हैं? 5 कौन से 20% लोग हैं जो आपके 80% एन्जॉयमेंट को बनाते हैं और आपको आगे बढ़ाते हैं, और कौन से ऐसे 20% लोग हैं? 5 जो आपके 80% गुस्से और डिप्रेशन का कारण है। 6 अगर मैं दिन भर में सिर्फ यही कर पाया तो क्या मैं अपने दिनों से संतुष्ट, सेटिस्फाई रहूँगा? 7 क्या आप ज़रूरी काम से बचने के लिए नई चीज़ों को खोज रहे हैं? रिमेन इग्नोरेंट। हम सब ने ये सुना है कि नज़रअंदाज करना ही अच्छा है। लेखक मानते हैं कि इग्नोर करना प्रैक्टिकल भी हो सकता है। ये ज़रूरी है कि आप नज़रअंदाज करना सीखें उस सभी जानकारी या रुकावटों को जो ज़रूरी नहीं है या जिसका कुछ नहीं किया जा सकता। इंटरप्शंस, रुकावटें जो अक्सर किसी भी काम के शुरुआत से ख़त्म होने तक आती रहती है। टाइम वेस्टर्स में आती हैं मीटिंग्स, फ़ोन कॉल्स, इंटरनेट सर्फिंग, ईमेल्स और डिस्कशंस। हो सकता है इन्हें इग्नोर ना किया जा सके। आपको इन टाइम वेस्टर्स से जितना हो सके बचना है। ईमेल शायद किसी भी काम करने की जगह की सबसे ज़रूरी रुकावट है। अपने भेजने और पढ़ने वाली ईमेल्स को कम कीजिए। ध्यान रहे कि आपकी ईमेल की साउंड और नोटिफिकेशन ऑफ हो। कोशिश करें कि अपनी ईमेल्स दिन में सिर्फ 2 बार चेक करें, एक बार 12 बजे फिर 4 बजे के आसपास। इस वक्त तक आपके भेजी गई ज़्यादा मेल्स के रिप्लाई आ चुके होंगे। जो भी कॉल्स आप रिसीव करते हैं उनको देखिए। आपको सभी का जवाब देना ज़रूरी नहीं है और ख़ुद की जाने वाली कॉल्स को भी कम करें। घर हो सके तो आपके 2 फ़ोन नंबर्स होने चाहिए। एक आपकी ऑफ़िस लाइन की तरह इस्तेमाल हो जाए और आपका एक मोबाइल नंबर सिर्फ अर्जेंट कॉल्स के लिए हो।
ज़्यादातर इश्यूज़ और वर्क रिलेटेड काम की बातें अर्जेंट नहीं होती हैं। अपने कॉलीग्स, क्लाइंट्स से कम्युनिकेशन के लिए इस ऑर्डर को फॉलो करें। पहले ईमेल करें, फिर कॉल करिए, आखिरी में पर्सनली जाकर बात करें। अगर कोई आपको वॉइसमेल भेजे तो उसको ईमेल लिख कर रिप्लाई करें। इसे लोग आप तक पहुंचने का बेस्ट तरीका जान जाएंगे। मीटिंग्स पहले से आई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढने के लिए होनी चाहिए, ना कि प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए। अगर आप मीटिंग या कॉल को होने से नहीं रोक सकते तो उसके शुरू और ख़त्म होने का टाइम फिक्स कर लें। ध्यान रहे कि आप सिर्फ डिसाइडेड टॉपिक को डिस्कस करें और इधर उधर न भटके। टाइम कंज्यूमर्स दूसरे आम रुकावटों में से एक है। ये वो काम है जो रिपीट होते हैं, पर इनको रोज़ाना करना भी ज़रूरी है। ये छोटे 2 काम होते हैं, जैसे मेल्स पढ़ना, उनका रिप्लाई करना, फ़ोन पर बात करना, फाइनेंस और सेल्स टीम को रिपोर्ट करना, पर्सनल टास्क, रेगुलर मैनुअल अपडेट्स, कुछ भी ऐसा काम जो लगभग रोज़ रिपीट होता है। जब भी कोई काम मेंटली रोका जाता है तो उसे दोबारा शुरू करने में 45 मिनट तक का टाइम लग सकता है। स्टैट्स बताते हैं कि आपके 9 से 5 के दिन में से 28% इन्हीं रुकावटों से भरा होता है। इन टाइम वेस्टर्स से लड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इंतज़ार करें जब तक वो काम ज़्यादा क्वांटिटी में ना हो जाए, जैसे कि जब तक आपके पास बहुत से मेल्स पढ़ने और रिप्लाई करने के लिए ना हो जाए या बहुत से कॉल्स करने के लिए ना हो। इस तरीका को बैचिंग बोलते हैं और ये एक बेहतर तरीका है ज़्यादा ज़रूरी कामों में रुकावट आने से बचने के लिए। एम्पावरमेंट फेलियर्स तीसरी रुकावट है उन केसेस में जहां कुछ करने के लिए आपका अप्रूवल ज़रूरी होता है। जब किसी को आपसे आकर परमिशन लेनी पड़ती है अपने काम में अगला कदम उठाने से पहले, या इसी तरह आपको किसी और के पास जाना पड़ता है। जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, अगर वो काम को पूरा ना कर पाए बिना आपसे परमिशन या इन्फॉर्मेशन लिए, तो ये एम्पावरमेंट फेलियर बन जाता है। एक एम्प्लॉई होने के नाते आपके पास काम करने के लिए सभी ज़रूरी जानकारी होनी चाहिए और जितना हो सके उतने फ़ैसले लेने की ताकत होनी चाहिए। एक बिजनेसमैन होने के नाते सभी कुछ आराम से चलाने के लिए जितना ज़रूरी जानकारी है वो अपने एम्प्लॉइज़ कॉन्ट्रैक्टर्स को दे और उन्हें मौका दे कि वो आपसे पूछे बिना भी फ़ैसले ले सके। अगर आपको लगे कि आप माइक्रो मैनेजमेंट की सिचुएशन में है तो अपने बॉस के साथ बैठे और उन्हें समझाए कि क्यों आप ज़्यादा जानकारी ले रहे हैं, और फ़ैसले लेने की ताकत आप दोनों को फ़ायदा देगी क्योंकि आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे और आपके बॉस को भी कम रुकावट होगी। अपने हक में नियम बनाएं, खुद तक पहुंचने के समय को कम करें। लोगों के साथ वक्त बिताने से पहले उनको अपनी रिक्वेस्ट बताने के लिए मजबूर करें। स्टेप 3 ऑटोमेशन। जब सही टाइम आए तो अपने लिए एक पर्सनल असिस्टेंट रखें। इसका मतलब है कि आप अपना कुछ काम उसको दे सकते हैं। इससे आपका टाइम खाली होगा बाकी चीज़ों पर काम करने के लिए, और आपको ऑर्डर्स देने का मौका भी मिलेगा, जिससे आपको एक लीडर बनने में मदद मिलेगी। यही वक्त है जब आप बॉस बनाना सीखेंगे। आपको पर्सनल असिस्टेंट को रखना है, ये तय करना आसान है। इसमें टाइम नहीं लगेगा, इसमें कॉस्ट और रिस्क भी कम है। अगर आप सोचते हैं कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो भी रखिए, इससे आपको इस तरह से काम करने का मौका मिलेगा। एक सवाल है जो ज़्यादातर लोग खुद से पूछते हैं, अगर मैं इस काम को असिस्टेंट से बेहतर कर सकता हूँ तो मैं उसे पे क्यों करूँ? ये पैसे के लिए नहीं, अपने टाइम को फ्री करने के लिए है, क्रिएटिव और इनोवेटिव बनने की आज़ादी के लिए है, न कि दिन दुनिया के रोज़ के कामों में फंसे रहने के लिए। आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो पूरी तरह ख़त्म किया जा सकता है, और अगर काम खुद किया जा सके तो उसे पास ऑन ना करें। ये बाकी लोगों का टाइम वेस्ट करने के बारे में नहीं है, उनका टाइम भी उतना ही कीमती है जितना कि आपका। कहाँ से शुरू करें? एक असिस्टेंट हायर करें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं। अपनी 2 लिस्ट से ऐसे कामों को पहचानने जो बहुत टाइम से ऐसे ही पड़े हैं, और ऐसे काम का पता लगाए जो आप अभी करते हैं पर जो वर्चुअल असिस्टेंट कर सकता है।
पता लगाया है कि जब भी आपके काम में रुकावट आए या आप निराश, फ्रस्ट्रेट हो तो क्या वहाँ वर्चुअल असिस्टेंट आ सकता है? 3. अपने टॉप 5 समय लगने वाले, ना करने वाले कामों को पहचानने और 5 पर्सनल टास्क जो आप असिस्टेंट को दे सके। 4. आपको अपने काम का असिस्टेंट के काम के साथ तालमेल बिठाना है। कैलेंडर्स, शेड्यूल्स शेयर कीजिए ताकि दोनों को पता रहे कि क्या हो रहा है। ऑटो पायलट, अगले कदम में आपको ज़रूरत है एक प्रोडक्ट को बेचने की। कुछ ऐसा जो डाउनलोड किया जा सके और शिप किया जा सके, पर आवर बेस्ड मॉडल की कमियों को हटाया जा सके। सबसे पहले आसपास एक किफ़ायती बाज़ार ढूंढें। मौजूदा बाज़ार में घुसना आसान है, ना कि मांग को शुरू से पैदा करना। एक प्रोडक्ट से शुरू करके कस्टमर को ना ढूंढें। पहले एक बाज़ार ढूंढें, समझे कस्टमर कौन है, फिर उनके लिए एक प्रोडक्ट बनाएं। जो आप पहले से जानते हैं उसे पहचानें। देखें कि आप किस सोशल, प्रोफेशनल, इंडस्ट्री ग्रुप से हैं या आपकी कहां तक पहुंच है। आपको कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। पता लगाएं कि आपकी पहुंच के किन ग्रुप्स की अपनी मैगज़ीन्स, ब्लॉग्स हैं। सबसे ज़रूरी फ़ायदा एक सेंटेंस में समाया होना चाहिए। ग्राहक के लिए उसकी कीमत 50 से $200 तक हो। 8 से 10 गुना का लक्ष्य बनाया, जिसका मतलब है कि $100 का प्रोडक्ट की लागत 10 से $12 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसको बनने में 3 से 4 हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। उसको ऑनलाइन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में अच्छे से समझाया गया हो। ऑप्शन 1, एक प्रोडक्ट को दोबारा बेचो। 2, एक प्रोडक्ट का लाइसेंस। 3, एक नया प्रोडक्ट बनाएं। इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स लो कॉस्ट वाले होते हैं, जल्दी बनते हैं और कंपेटिटर्स के लिए नकल करने में वक्त लेते हैं। टेस्टिंग कमर्शियल वायबिलिटी की ठीक से पहचान करने के लिए लोगों से मत पूछिए कि क्या वो खरीदेंगे, उनको खरीदने के लिए बोलिए। एक पता लगाए कि मुकाबला क्या है। ये आपका काम है कि मौजूदा ऑफ़र्स से ज़्यादा आकर्षक ऑफ़र्स बनाएं। आपको एक सिंपल वेबसाइट की ज़रूरत है, सिर्फ 1 से 3 पेजेस की, जो 1 से 3 घंटों के काम के साथ जुड़ सके। अपने ऑफ़र को बेहतर बनाने के लिए ध्यान रखने वाली चीज़ है मोर क्रेडिबिलिटी इंडिकेटर्स, टेस्टिमोनियल्स, एक बेटर गारंटी, बेटर सिलेक्शन, फ्री फास्टर शिपिंग। 2, छोटे गूगल एडवर्ड्स एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स का इस्तेमाल करके ऑफ़र को टेस्ट करें। 3, हारने वालों की पहचान करके उनको हटा दें, जीतने वाले को बनाएं और बिक्री के लिए तैयार रहे। एब्सेंट मैनेजमेंट, जब आपके पास प्रोडक्ट फिज़िकल और ऑनलाइन हो, आपको अपना बिजनेस ऐसे डिज़ाइन करना है कि वो अपने आप चल सके। एक फ्रीलांसर्स के बदले आउटसोर्सिंग कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट दे जो सिर्फ एक ही फंक्शन में स्पेशलाइज हो, ताकि अगर किसी को जॉब से निकाल दिया जाए या वो छोड़ दे या काम ना करे तो आप किसी और से बदल सके, बिना अपने बिजनेस में रुकावट डाले। ट्रेंड लोगों को हायर करें जो डिटेल्ड रिपोर्ट दे सके और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की जगह काम कर सके। 2, सभी आउटसोर्सर्स प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए एक दूसरे से बातचीत करना चाहिए और उनको लिखित अनुमति दे कि वो ज़्यादा लो कॉस्ट डिसीजंस खुद ले सके, बिना आपसे पूछे। स्टेप 4, लिबरेशन। अब जाओ अपना जीवन जियो टीम के 5 स्टेप्स को फॉलो करके हम रिमोट वर्क को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 1, इंक्रीज़ इन्वेस्टमेंट। कोशिश करें कि कंपनी आपके लिए किसी ट्रेनिंग में पैसा लगाएं ताकि आपको खोने की कीमत ज़्यादा हो। 2, ऑफ साइट आउटपुट को बढ़ाएं। जब बीमार हो तो घर से काम करें और दिन को सुपर प्रोडक्टिव बनाएं। 3, 4, एक रिवोकेबल, हटा सकने वाला ट्रायल पीरियड सामने रखें। हफ्ते में 1 दिन से शुरू करें। 5, अपने खुद के करने वाले वक्त को बढ़ाएं। धीरे धीरे हफ्ते में ज़्यादा दिनों तक घर पर काम करें ताकि आखिरी में फुल टाइम रिमोट वर्क कर सके। छोड़ देना। लेखक, ऑथर बताते हैं कि उन्होंने 3 जॉब्स छोड़ी और बाकियों में से ज़्यादातर उनको निकाल दिया जाना आपको सरप्राइज़ कर सकता है, पर अक्सर ये भगवान की मर्ज़ी होती है। कोई और आपके लिए फ़ैसला देता है और किसी गलत नौकरी में सारी ज़िंदगी रहना मुमकिन नहीं है। जॉब छोड़ना या निकाल दिए जाना दुनिया का अंत नहीं है। जॉब छोड़ने का ये मतलब नहीं है कि आपको फिर से कोई नौकरी नहीं मिलेगी, ये टेम्पोरेरी है।
आप अब भी अपने बिल्स चुका सकते हैं। लेखक के इस प्रोसेस का मकसद है कि नौकरी छोड़ने से पहले आपके पास कैश फ्लो हो सकता है आपको कुछ समय के लिए फालतू खर्चों को रोकना पड़े, पर अगर आप ये ठीक से करेंगे तो अब भी आपके बिल्स पे हो जाएंगे। आपका रिज्यूम सीवी हमेशा के लिए बर्बाद नहीं हुआ है, ये बस थोड़ा अलग है। हो सकता है आपको और इंटरव्यू मिल जाए क्योंकि आप भीड़ से अलग खड़े हैं। मिनी रिटायरमेंट्स आपको इस आम मान्यता को हटाना होगा कि आपको रिटायरमेंट का मज़ा लेने के लिए अपने करियर ख़त्म होने तक का इंतज़ार करना ही पड़ेगा। सारी सेविंग्स को बाद के लिए रखने की बजाय आपको अपना जीवन में मिनी रिटायरमेंट लेते रहनी चाहिए। आपको हर 6 महीनों में आपकी लाइफ किसी भी नई जगह बसा लेनी चाहिए। ये कोई हॉलिडे या एस्केप नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ को नए माहौल में जारी रखना है। एक मौका है अपने अभी के लाइफस्टाइल को आंकने का और बेकार की चीज़ों को हटा देने का। इसे धीरे और आराम से करें, खुद को प्लान करने का टाइम दें। लोग आर्थिक रूप से मुक्त हो सकते हैं, साथ ही समय की आज़ादी भी पा सकते हैं, पर फिर भी वो खुद को बहुत स्ट्रेसफुल और मनी ऑब्सेस बिजनेस में फंसा हुआ पाते हैं। असली आज़ादी का मतलब अपनी मनमर्जी की चीज़ करने के लिए काफ़ी इनकम और टाइम से कहीं ज़्यादा है। मिनी रिटायरमेंट के लिए कैसे तैयार होना है? अपनी एसेट्स और कैश फ्लो के बारे में सोचें। मिनी रिटायरमेंट के लिए अपनी ड्रीम लोकेशन को ढूंढें। मिनी रिटायरमेंट के लिए एक रियलिस्टिक लोकेशन को चुनें। अपने ट्रिप की तैयारी करें। ये रहा काउंटडाउन। 3 मंथ्स आउट, अनावश्यक अननेसेसरी चीज़ों को हटा दें। 2 मंथ्स आउट, क्रेडिट्स कार्ड्स का बिलिंग को ऑटोमेट कर दें। 1 मंथ आउट, एक दोस्त को मेल रिडायरेक्ट करें। 2 वीक्स आउट, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके स्टोर करें, जैसे क्रेडिट कार्ड्स, आईडी और इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स। 1 सप्ताह आउट, जब आप दूर हो तो काम का स्केड्यूल तय करें, बाकी चीज़ों को स्टोरेज में डालें। 2 दिन आउट, गाड़ी को स्टोर करें, फ्यूल को स्टोर करें कि कोई चीज़ जोड़े, बैटरी लीड को डिस्कनेक्ट कर दें जब आप पूछें। अपार्टमेंट्स को देखने के लिए बुकिंग करें, 1 महीने के लिए शहर के टूर पर बस या बाइक से जाए, पर हमेशा से आपको यही चाहिए था। तो आप बोर कैसे हो सकते हैं? आपको मिली इस नई आज़ादी में एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत होना नॉर्मल है, चाहे आपने हमेशा से इसी का सपना देखा हो सकता है आप बोर फील करें और ना जानते हो कि आगे क्या करना है। अगर आपका अपना कोई जिस लक्ष्य गोल्स को पाना और नई ऊंचाइयों तक पहुंचना पसंद है, तो ये आपके लिए मुश्किल एडजस्टमेंट हो सकता है। खुद को ढूंढने के लिए बड़े सवाल पूछना आम बात है, जैसी कि ज़िंदगी के मतलब से जुड़े सवाल, आपका पर्पस क्या है? इस परेशानी से लड़ने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप उसे समझा ना पाए या उसका कुछ ना कर पाए तो उसे भूल जाए। अगर आप इसे किताब में से ये पॉइंट उठा लें तो आप दुनिया के टॉप 1% परफॉर्मर्स शायद आ जाएंगे और ज़्यादातर दिमागी प्रेरणाएं आपकी ज़िंदगी से बाहर रहेंगी। अपनी मिनी रिटायरमेंट पर कुछ नया सीखें। किसी स्पेसिफिक स्किल या एक्टिविटी को वक्त देने का फ़ैसला करें। कुछ ऐसा जो आप हमेशा से करना चाहते थे पर कभी वक्त नहीं मिला, चाहे वो कोई नई लैंग्वेज सीखना हो या और कुछ। जीने के लिए सीखना ज़रूरी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 13 नई आमिर लोगों की गलतियाँ। 1, सपनों से नज़र हट जाना और काम के लिए काम करने में लग जाना। 2, समय बिताने के लिए माइक्रो मैनेजिंग और ईमेलिंग करना। 3, उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना जो आउटसोर्सर्स या कोवर्कर्स हैंडल कर सकते हैं। 4, आउटसोर्सर्स या कोवर्कर्स की एक ही समस्या के लिए एक से ज़्यादा मदद करना। 5, 6, ऐसे मेल को रिप्लाई करना जिससे सेल नहीं होगा या जिसका जवाब अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में ऑटो रिस्पॉन्डर से भी दिया जा सकता है। 7, वहाँ काम करना जहाँ आप रहते हैं, सोते या आराम करते हैं। 8, अपने बिजनेस और पर्सनल लाइफ में 80/20 रूल फॉलो ना करना। 9, पर्सनल और बिजनेस लाइफ एंडलेस हो सकता है, परफेक्शन पाने की कोशिश करना। 10, छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ा बना देना काम से बचने के बहाने के लिए। 11, सिंपल इश्यूज़ को अर्जेंट बना देना ताकि काम जस्टिफाई हो सके। 12, एक ही प्रोडक्ट, जॉब
या प्रोजेक्ट को सब कुछ मान लेना। 13. ज़िंदगी के सोशल रिवॉर्ड्स को इग्नोर करना। निष्कर्ष, आपको इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट होने की ज़रूरत है। किसी काम पर ज़्यादा वक्त बिताने से वो ज़रूरी नहीं हो जाएगा। रुकावटों से बचें, जैसे कि टाइम वेस्टर्स, टाइम कंज्यूमर्स एंड एम्पावरमेंट फेलियर्स। काम सौंपना और खुद से हो जाना भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत न होने पर भी एक वर्चुअल असिस्टेंट रखिए। पहले बाज़ार और कस्टमर ढूंढें, फिर उनके लिए प्रोडक्ट बनाएं। आखिर के लिए सब बचाने की बजाय मिनी रिटायरमेंट्स लेते रहें। बताए गए सभी पॉइंटर्स ऑथर ने अपनी ज़िंदगी में आजमाए हैं। अगर सभी बातों को तरीके से ध्यान रखा जाए और बताए गए एक्शंस लिए जाएं, तो आप भी 9 से 5 ऑफिस की भागम भाग से आज़ाद हो सकते हैं और साथ ही एक सफल आदमी बन सकते हैं। द 4 घंटे का काम सप्ताह किताब की समीक्षा। टिमोथी फेरिस द्वारा द 4 घंटे का काम सप्ताह एक क्रांतिकारी गाइड है जो काम और उत्पादकता की पारंपरिक धारणा को चुनौती देती है। टिम 9 से 5 के सर्कल से बचने और स्वतंत्रता और पूर्ति की जीवन शैली बनाने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों और मानसिकता में बदलाव हमें देता है। वह आउटसोर्सिंग, ऑटोमेशन और उन कार्यों को प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर देते हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं। आकर्षक एनेक्डोट्स और एक्शनेबल सलाह के साथ टीम पाठकों को काम के साथ अपने संबंधों को रीडिफाइन करने, जीवन शैली डिज़ाइन को अपनाने और अपने जुनून का पीछा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। द 4 घंटे का काम सप्ताह काम और जीवन के लिए अधिक कुशल, लचीला और रिवॉर्डिंग इंसाइट्स चाहने वालों के लिए एक गेम चेंजिंग मैनुअल है। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी वैल्यू दे पाया हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताइए आपको सबसे ज़्यादा क्या सीख मिली और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।